हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको एक खास टॉपिक में वीडियो बना रहा हूं कि कई बार हम देखते हैं कि कुंडली में जातक के राजयोग दिख रहे हैं। किसी का ग्रह उच्च का है, किसी का शुक्र उच्च का है, किसी का शनि उच्च का है, किसी का गुरु उच्च का है, किसी का सूर्य उच्च का है ना, राहु केतु उच्च के, और दो तीन ग्रह उच्च के होते हैं, या फिर कुंडली में काफ़ी राजयोग होते हैं, जैसा ऋषि पाराशर महाराज ने बताया है। इसके बाद भी हम देखते हैं कि भाई दशा कुंडली में राजयोग है, अच्छे ग्रह उच्च के हैं, इसके बाद भी उसकी दशा खराब चल रहा है, कुंडली में कुछ नहीं होता। उसका यही रीजन है कि उसकी दशा खराब चल रही है। राजयोगकारी कुंडली है लेकिन जो है दशा खराब चल रही है। इसका कोई उपाय नहीं, फिर बेचारा वो तड़पड़ाता रहता है, तरह तरह के ज्योतिषियों को पैसे देता है, कभी इससे दिखाता है कभी उससे दिखाता है, तो ज्योतिषी उससे पैसे लेके बोलता रहता है कि यार आपकी कुंडली तो बहुत अच्छी है। लेकिन कुंडली ज्योतिषी को बताना चाहिए कुंडली अच्छी है, दशा खराब चल रही है, ये दशा के प्रभाव से आपका जो है प्रोग्रेस रुकी हुई है, दशा के बाद ही आपकी जो है चीज़ें आगे बढ़ेगी। तो ये बड़ा कठोर डिसीजन होता है और ज्योतिषी को लेना चाहिए। देखो, एक जातक की कुंडली है, ठीक है, हम नाम गाम कुछ नहीं बताते, गोपनीयता रखते हैं। कोई भी जातक होगा, जातक तो जातक होता है, ठीक है, जातक है, पुरुष जातक की कुंडली है। इस जातक की कुंडली में देखिए कितने बढ़िया राजयोग है और सारे ग्रह 9वें 10वें 11वें में बैठे। एकमात्र ग्रह सूर्य जो है 12वें भाव में बैठा है और जो है सप्तमेश होके बैठा। तो पहले लग्न से देखते हैं कि इसका जो लग्नेश है, लग्न सदविषा राहु के नक्षत्र में है, इसका लग्नेश शनि उच्च का देखिए, और इसका द्वादशेश भी उच्च का है। ठीक, आप ये मंथन करो कि लग्न कभी भी कोई भी ग्रह के दो भाव होते हैं। लघु पारसरी बिना पढ़े ज्योतिषी नहीं बन सकते, चक्कर मत रहना, समझ गए ना। बिना लघु पारसरी के पढ़े ज्योतिषी नहीं बन सकते, चाहे दुनिया में कोई कुंजी पढ़ा ले। ठीक, ये देखो लग्नेश है, अब लग्नेश तो है लेकिन ये द्वादशेश भी है, तो द्वादशेश उच्च का हो गया, इसका मंथन करना चाहिए। कई बार हमने देखा है कि 6, 8, 12 के षष्ठेश, अष्टमेश और वैश या द्वादशेश, इनके उच्च का होने से भी परिणाम घातक होते हैं। वै उच्च का हो गया वै, ठीक है, इसके भी नतीजे आते हैं। लेकिन और आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि लग्नेश तो इसका उच्च का होगा, साथ में क्या मंगल है, तो योग बनाता है, ठीक है, लग्नेश और ये योग बनाता है। अब लग्नेश और ये योग बनाता तो ये बुरे योग भी बन जाते हैं। यहाँ पे इस कुंडली में वैश और तृतीयेश भी यहाँ योग बनाते हैं। तो इस तरीके से ये योग जो है, लग्नेश को दोष नहीं लगता बोलते हैं, बात सही है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि लग्नेश का और दशमेश का ये योग है शनि मंगल का, जो अच्छा योग कहलाए। ठीक, अब देखते हैं इस कुंडली में आगे कौन कौन से योग बनते हैं। इस कुंडली में अच्छे योग बनते हैं। इस कुंडली में 9वें शुक्र जेमिनी का ज्ञातिकारक और मूल नक्षत्र में है, ठीक है, इसको ध्यान रखो कि मूल नक्षत्र में है ये ग्रह, और मूल नक्षत्र बहुत खराब होता है, ठीक है। तो ये 9वें शुक्र किसके साथ बैठा है, ये पंचमेश के साथ बैठा है। मैंने एक दिन बताया था आपको, पंचमेश 9वेश की किसी ग्रह से युति हो जाए काफी ताकतवर। अब ये यहाँ पे शुक्र और बुध का योग बन गया, क्योंकि ये केंद्रेश और ये पंचमेश है, और शुक्र 9वेश भी है, तो शुक्र तो अति शुभ ग्रह हो गया, और साथ में बुध मिल गया, तो केंद्र का योग हो गया बुध और शुक्र का। अब चंद्रमा यहाँ जाके योग को थोड़ा कमजोर जरूर किया है, लेकिन चंद्रमा यदि षष्ठेशों के उपचय में जाए तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है, तो योग को थोड़ा कमजोर किया। अब गुरु यहाँ स्वयं आ गया धनेश होके, लाभेश और धनेश होके, ये गुरु यहाँ पे आ गया। तो इस कुंडली में बुध शुक्र और गुरु ने धन योग बना लिया, और सारे के सारे योग यहाँ बैठते हैं। तो जातक मल्टी टैलेंटेड है, निश्चित रूप से कई विधाओं का जातक जानकार है, ठीक है। अब ये योग तो काफी अच्छे बन गए कुंडली में, और कुंडली साफ सुथरी हो गई, ठीक है। अब जातक की देखो बचपन में सबसे योगकारी ग्रह की दशा बचपन में ही चली गई। देखो शुक्र की दशा मिल गई, शुक्र केतु का उसको दशा मिला। अब जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह की दशा तो उससे वंचित हो गया जातक। शुक्र की दशा बचपन में चली गई, मात्र 1 साल की मिली, 1 साल के 8 महीने की मिली, मात्र 8 महीने की शुक्र की दशा मिली, जो सबसे उसका योगकारी ग्रह था। इसके बाद जातक को सूर्य की दशा मिली, सूर्य मार्केश और 12वां चला गया।
तो पढ़ने में भी बहुत अच्छी दशा नहीं मिली। फिर चंद्र की दशा मिली, षष्ठेश चंद्रमा, ये तो चलो बेहतर ही मान लेते हैं इसको, उतनी अच्छी नहीं है। फिर मंगल की सबसे अच्छी दशा मिली इसको, ठीक है। और मंगल की दशा में जातक ने अच्छा किया, जातक ने बताया कि हमने इस दशा में प्रगति की, ठीक। इसके बाद जातक की 2007 से राहु की दशा लग गई, जातक की प्रगति रुक गई। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राहु की दशा लग गई, मैं ये कह रहा हूं कि जातक की तम गण की तम या पापी ग्रह की दशा लग गई, ठीक है। राहु की दशा लग गई उसको। कायदे से तो ये राहु की दशा बहुत खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राहु का मालिक शुक्र जो है योगकारी स्थिति में है, ठीक है। और राहु रोहिणी नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है, लेकिन फिर भी राहु की दशा ने जातक की प्रगति रोक ली। और तो और देखिए इस कुंडली में क्या है, राहु की दशा के लिए क्यों खराब हो रही है, इसका रीजन देखो। ये राहु से चंद्रमा बुध शुक्र षडाष्टक बनाते हैं, राहु से शनि मंगल षडाष्टक बनाते हैं। तो जितना भी राहु के दशा में अंतरे चले सब षडाष्टक है। चंद्रमा का अंतरा चला षडाष्टक, बुध षडाष्टक, शुक्र षडाष्टक, गुरु षडाष्टक, शनि षडाष्टक, मंगल षडाष्टक। तो लगभग इसकी दशा तकलीफदेह हो गई, ठीक है। अब हम ये भी देखेंगे कि इस कुंडली में धनेश और लाभेश मूल नक्षत्र में है। मूल नक्षत्र की और स्टडी की जरूरत है कि कोई ग्रह यदि मूल नक्षत्र में होगा तो क्या उस भाव के कारकत्व तो कम कर देगा या उस भावेश के कारकत्व तो कम कर देगा, उस भाव के या भावेश के। ये काफी अनुसंधान का विषय में है, अनुसंधान का विषय है। जरूर आप लोग देखिए कि यार कोई नक्षत्र मूल नक्षत्र में है तो क्या उस भाव की कमी करता है या उस भावेश की, ठीक है। क्या ये धन भाव की कमी करता है या लाभ भाव की कमी करता है, ये काफी मंथन का विषय है। तो मैं ये देखता हूं कि किसी किसी कुंडली में मूल नक्षत्र में ग्रह होते हैं तो अच्छे योगकारी ग्रह भी होते हैं, तो लेकिन उस भाव की कमी करते हैं, ठीक है। ये मूल नक्षत्र है, लाभेश मूल नक्षत्र में है और भाग्येश मूल नक्षत्र में है, तो उन भाव की कमी कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके लिए बहुत अनुसंधान की जरूरत है। मैं एकदम से इसमें सटीक रिजल्ट पर नहीं आ सकता, मैं बहुत सारी कुंडली पर विश्लेषण कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी विश्लेषण करिए, ठीक है, कि मूल नक्षत्र पे यदि नवमेश हो, धनेश हो, लाभेश हो तो क्या असर हो सकते हैं या कोई भी भाव हो, तो ये रिसर्च का विषय है, ठीक। और तो और ये द्वादशेश होके शनि उच्च का है, तो लग्नेश होके शनि तो उच्च का, ये बात तो मानी जाती है, लेकिन द्वादशेश होके भी उच्च का है तो व्यय उच्च का हो गया, तो क्या उसका सारा व्यय करा देगा, जीवन में उसको तरक्की नहीं करने देगा क्या, ठीक है। ये भी चिंतन का विषय है, मंथन का विषय है, क्योंकि ज्योतिष रोज सीखने की चीज है, रोज सीखने की चीज है, रोज सीखने की चीज है, ठीक है। तो ये मैंने एक आपको बताया कि किसी जातक की कुंडली में अच्छे योग है, इस जातक की कुंडली में अच्छे योग हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसका नवमेश जो है बहुत सारे ग्रहों के नवमेश, पंचमेश और केंद्रेश शुक्र के साथ युति बनाता है और साथ में धनेश भी है, तो पूरा धनयोग बनता है इस कुंडली में, 75% धनयोग बनता है। अब इस परिवार में हमने ये पूछा जातक से थे क्या आपके परिवार में और किसी की राहु की दशा चल रही है, तो हाँ बोले मेरे भाई और पिता की भी राहु की दशा चल रही है। तो जातक ने बताया कि इनकी 2 कंपनियां चलती थी, ठीक है, और 2 कंपनियां इनकी बंद हो गई, ठीक। और तो और जातक देखो अभी 7.5 से जैसे तैसे निकला है, ये जातक की धनु राशि, तो अभी मकर राशि से कुंभ में गए, 7.5 से भी जातक जूझा है, तो 7.5 भी चले, राहु की दशा भी चले, परिवार में अन्य लोगों की भी राहु की दशा चले या खराब ग्रहों की दशा चले, तो जीवन में काफी तकलीफ उठाना पड़ता है। तो अब सब लोग बोलेंगे इसको यार तुम्हारी कुंडली तो बहुत अच्छी है, सारे ग्रह लाभ भाव में बैठे हैं, या तो लाभ भाव में बैठे जो पंचम को देखते हैं, या तो नवम भाव में बैठे हैं, तो निश्चित रूप से इसकी कुंडली बहुत अच्छी है। लेकिन आप देखिए इसमें जिस ग्रह की दशा चल रही, राहु कितने षडाष्टक बनाए राहु ने, 6 प्रकार के षडाष्टक बनाए, राहु बुध शुक्र गुरु षडाष्टक बना रहे हैं, शनि और मंगल षडाष्टक बना रहे हैं। तो इस तरीके से ये कुंडली में इस प्रकार का दोष हमको देखने को मिला। और जातक चाहता है कि पंडित जी आप तो जितना पॉजिटिव बता सकते हो तो बता दो, डराओ मत हमें, है ना। तो कई बार एस्ट्रोलॉजर जो होता है, ज्योतिषी होता है, कि उसके मनोभाव के अनुरूप भी बताता है कि बेचारे को बुरा न लग जाए, वैसे ही समय खराब चल रहा है, आप नेगेटिव बता दो तो डर जाए।
तो कई चीज ज्योतिष के बंधन की बात होती है, कई चीज केवल ज्योतिष देखता है, ज्योतिषी बताता नहीं है। मालूम है यार बताऊंगा तो पैसे तो इससे ले ही रखा हूँ, बुरा भी लगेगा इसको, और उसका एकदम मनोबल भी गिर जाएगा। तो हमको बहुत नेगेटिव बात नहीं बतानी चाहिए, ठीक है, हमको बहुत नेगेटिव बात जातक के लिए नहीं बतानी चाहिए, हमको उसको पॉजिटिव करके रखना है, नहीं तो उसका मनोबल टूटेगा, और मनोबल टूटेगा, नुकसान होगा, तो हम भी पाप के भागीदार हैं। लेकिन हमने एक सार्वजनिक वीडियो बना दिया है कि जिन किसी जातकों की इस प्रकार से कुंडली में षडाष्टक योग बनते हैं, मान के चलो जो दशानाथ, अब इसमें राहु के अलावा आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने राहु की दशा चल रही, इसका ये मतलब नहीं कि हाँ, एक और चीज है, अब इस जातक की राहु की दशा खत्म हो रही है 12 अगस्त 2025 को, तो इसकी गुरु की दशा, धनेश की दशा मिलेगी। इसका मतलब अचानक इस व्यक्ति के जीवन में धन की प्राप्ति की योग बन रहे हैं, जो 16 साल गुरु रहेगा, ठीक है, 16 साल गुरु रहेगा, ये धन देगा। तो क्या धन टिकाऊ होगा? क्यों टिकाऊ होगा, ऐसा प्रश्न क्यों उठ रहा मेरे दिमाग में, क्या टिकाऊ होगा? भैया गुरु मूल नक्षत्र में है, और भाग्येश भी मूल नक्षत्र में है, सुकेश भी मूल नक्षत्र में है, लाभेश भी मूल नक्षत्र में है। तो क्या मूल नक्षत्र का लाभेश, सुकेश, नवमेश, ये सब क्या जातक को सुख देंगे? मूल का मतलब नरती, राक्षस है इसका देवता, अलक्ष्मी, दरिद्रता लेके आता मूल नक्षत्र है। तो ये सब अनुसंधान का विषय, इतनी सारी बातें जातक को नहीं बताई जाती, अदरवाइज मानसिक तनाव ले लेगा। लोग देखो, दरिद्रता, जैसे चंद्रमा का केमद्रुम योग सुनते ही लोग डर जाते हैं, और सही में चंद्रमा का केमद्रुम योग कई कुंडलियों में हम देखते हैं कि तकलीफ देता है। उसी तरीके से दारिद्र योग या ऐसे नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल हम जब हम करते हैं, जैसे कि नीच का मंगल, नीच का कोई ग्रह, ये नाम सुनते ही लोग डरने लगते हैं अपनी कुंडली में, अरे यार ये क्या नीच नीच बोल रहे हैं। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में कठोर शब्दों का चयन किया गया, उनके कारण लोग भयभीत हो जाते हैं कि पहले के जो ज्योतिषी थे वो कठोर बात कहते थे बिना डरे, उनको कोई लेना देना नहीं था, वो कोई लालच के चक्कर में रहते नहीं थे, और अपनी बात धड़ल्ले से कहते थे। तो ये कुंडली भी काफी लाभ देगी। लेकिन एक और चीज दिखती है इस कुंडली में, भले ही हम कुछ भी कहें, लेकिन यहाँ पे भाग्य स्थान में 41 बिंदु है। इसका ये मतलब है यार कि ये सरवाइव करने वाला है, ये व्यक्ति सरवाइव करेगा, ठीक है। अब गुरु की दशा में इसके निश्चित रूप से 12 अगस्त 2025 के बाद इसके जीवन में क्या बदलाव आता है, ये मंथन का विषय। जनरली क्या होता है कि अपन अकेले आदमी इतना सारा कर नहीं सकते कि एक में रजिस्टर में लिखें और कोई ऐसी मैसेजिंग हो अपने पास कि यार इसकी दशा बदल रही, इसका विश्लेषण करना है और वो व्यक्ति से संपर्क में रहना है। अब उससे हम संपर्क करेंगे तो बोलेगा ये लालची पंडित फिर फोन कर रहा है, ठीक है। तो लोगों का मनोभाव भी तो देखना पड़ेगा, ये ललचा गया बोले ना। और क्योंकि जो फोन करते हैं वो बहुत संपन्न रहते हैं, किसी की 2 कंपनी रहती है, किसी 1 कंपनी रहती है, करोड़पति रहती है। अभी एक व्यक्ति ने फोन किया था कि साहब बहुत बड़ा, वो गोल्ड का व्यापारी था, हीरे भी बेचता था वो। तो अब हम दोबारा उसको फोन करें तो बोलेगा ये तो लालची है यार, क्या देखना चाहता मेरी कुंडली में। इस तरीके से अनेक कारणों से ज्योतिष के अनुसंधान रुक जाते हैं, नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के विश्लेषण का समय है, इसको अच्छे से जानिए, देखिए कोई भी कुंडली में यदि कोई ग्रह मूल नक्षत्र में है तो वो क्या फल देता है। मूल नक्षत्र बहुत खराब नक्षत्रों में काउंटिंग है उसकी, ठीक है। ये गंडमूल के 6 नक्षत्रों में देखो, बुध और केतु के सारे नक्षत्र गंडमूल में है, बुध के और केतु के सारे नक्षत्र गंडमूल में, ठीक है। इसमें केतु का नक्षत्र होता है या मूल नक्षत्र, ठीक। तो केतु की ताकत देखिए, मूल नक्षत्र बनाया हुआ है केतु के ऊपर, ये क्या क्या नुकसान करता है, ये अनुसंधान का विषय है। आप लोग इस पे और मंथन करिए। तो उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और मेरा नंबर कहीं है कि नहीं मैं देख लेता यार, मैं कहीं नंबर भी डिस्प्ले नहीं करता हूँ, ये मेरा नंबर है भैया, ठीक है, ये मेरा नंबर है। आपको कुंडली विश्लेषण चाहिए तो मेरी छोटी सी फी है 500 रुपीज़, इसमें मैं काम करता हूँ, ठीक है। कोई टोने टोटके जादू मंत्र है, हनुमान का मंत्र, शुक्र का मंत्र, कोई बगलामुखी, कोई चक्कर में नहीं, शुद्ध सात्विक में मंत्र बताता हूँ। विष्णु सहस्रनाम पढ़ो, शिव सहस्रनाम पढ़ो, दुर्गा देवी का दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, और मंत्रों के जाप की थ्योरी ही उपाय में बताई जाती है। किसी प्रकार का नगनगीना मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। और कोई भी टोटका, अरे भगवान के नाम से बड़ा टोटका दुनिया में हो सकता है क्या? सिर्फ ईश्वर के नाम ही टोटके हैं, ठीक है। इसके अलावा उल्टा सीधा काम, नमक का ये कर लो तो इसका वो कर लो। एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि श्रीमद् भागवत कहती है कि
देखो मानव योनि उत्कृष्ट योनि है ना। अब हम मानव को छोड़ के सारी थ्योरी जीव की थ्योरी जीव में जाने लगे, तो जीवेर दया होनी चाहिए। चैतन्य प्रभु कहते हैं जीवेर दया, जीव के ऊपर दया करो। रामकृष्ण मिशन तो जीव दया पे बहुत डिपेंड है, जीव दया। तो कई लोग क्या करते हैं, मानव को छोड़ के कुत्ता बिल्ली को, कुत्ता बिल्ली चींटी, इसके ऊपर वो थ्योरी बताई जाती है। तो वो बात सही है कि आपको जीव, कुत्ता को, बिल्ली को, जीव को, गाय को, कोई भी जानवर के साथ सम्मान करना चाहिए, उसकी जीव की दया करनी चाहिए। और उसके लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर सकते हो, चिड़िया को पानी दे सकते हो, गर्मी के समय में पक्षियों को अनाज दे सकते हो, अच्छा करना चाहिए। लेकिन ये प्रायोरिटी किसके ऊपर होनी चाहिए? ये प्रायोरिटी मानव के ऊपर होनी चाहिए। कोई भूखा मानव है तो सबसे पहले हम भूखे मानव को भी भोजन दें, इसके बाद कुत्ता बिल्ली की प्राथमिकता, प्रायोरिटी दूसरे नंबर पे होनी चाहिए। ये मेरा मत है। आपका मत प्रायोरिटी यदि पहले रखने का है तो आप प्रायोरिटी कुत्ता बिल्ली को पहले कर लो और मानव को पहले कर लो, मानव को दूसरा कर लो, ये आपका है, इसमें मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि श्रीमद् भागवत गीता कहती है कि मानव योनि उत्तम योनि है। तो उत्तम योनि के लिए मानव की जो सेवा है उसको प्राथमिकता देनी चाहिए, ठीक है। किसी गरीब, आपकी शनि की महादशा चल रही है तो लंगड़े, विकलांग, दरिद्र, कुष्ठ रोगी, काले, अच्छे गंदे दिखने वाले लोगों को थोड़ा भोजन जिमा दो, खिलवा दो शनिवार के दिन, है ना। ये भी बड़ी है। और अभी मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा था भैया, तो भूत पिशाच नहीं निकट आवे वाली बात है। हनुमान चालीसा का बहुत बड़ी थ्योरी है, उससे काफी लाभ होता है। और राहु महाराज के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, ठीक है। ये तो मेरा उपाय हुआ, उपाय पे बात हुई। तो मैंने आज बताया कुंडली में राजयोग है लेकिन दशा खराब चल रही है। कुंडली में राजयोग है लेकिन दशा खराब चल रही है। कुंडली में शनि उच्च का है, गुरु उच्च का है, मंगल उच्च का है, लेकिन राहु की दशा चल रही है, तो सब काम बिगड़ रहा है। तो ऐसे ही हमको बताना चाहिए। तो हम क्या बताएंगे, भैया आपकी दशा खराब चल रही है, दशा आपकी जो खराब दशा है इसको आप इत्मीनान से चलाओ, सावधानी से चलाओ, गलतियां मत करो, ठीक है। ये नहीं कि आपकी दशा भी खराब चल रही है और आप गलत निर्णय ले रहे हो। अच्छा सोचो, जितना पॉजिटिव सोचोगे जीवन में उतनी शक्ति होगी। विचार शक्ति का बड़ा महत्व है, जितना पॉजिटिव सोचो। और तो फाइनली जब बहुत थक जाओ तो कर्म और पुनर्जन्म को मानो, ईश्वरीय विश्वास में मानो, अपने प्रारब्ध को मानो। और जैसे ही आपने प्रारब्ध को स्वीकार किया और कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया तो जीवन में काफी तरक्की होगी आपकी। कहो यार, पड़ोसी यदि करोड़पति है तो तुम उससे काहे जल रहे हो यार, उसके अपने भाग्य से है ना। कोई व्यक्ति शराब का ठेकेदार है और वो बहुत पैसे कमा रहा है तो हमें उससे क्या जलना यार, अपने प्रारब्ध से कमा रहा है। सरकार देखेगी वो क्या गलत कर रहा है, क्या अच्छा करेगी। हमें उसके बराबरी नहीं करनी है, हमें अपना देखना है कि हमारा बजट कितना अलाउ करता है, ठीक है। और हमारी जो दशा है, दिशा है, हमारे घर के का वातावरण है, हमारे घर का जो बजट है, हमारी जो नौकरी है, हमारी जो सैलरी है, वही हमारा मुख्य है। हम उसी पर हैं। और ज्यादा हर एक आदमी करोड़पति नहीं बन सकता, हर एक आदमी गरीब भी नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये जरूर रहे कि हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म हैं उसी का फल है कुंडली, उसी के अनुरूप हमारी दशाएं चलती है और वैसे ही हमको प्रारब्ध भोग करना पड़ता है। तो आप बहुत छटपटाओ मत, टोटके, उपाय उपाय उपाय, ठीक है, ठीक है। जो आपको इष्ट देव है उसकी नियमित पूजा करते रहें और ज्योतिषी ने जो बताया है उसका सात्विक पूजा करते रहें। कोई भी बड़ी बड़ी उपाय से प्रारब्ध नहीं कटता, कोई भी बड़े बड़े उपाय करने से प्रारब्ध नहीं कटता। प्रारब्ध अटल है, भोग नहीं पड़ता। भगवान राम को भी प्रारब्ध भोगना पड़ा, 14 साल वनवास जाना पड़ा, ठीक है। यदि आप ये सब थ्योरी पर विश्वास करोगे तो आपको ना काफी सुकून मिलने लगेगा, ठीक है। लोग बहुत छटपटाए हुए हैं, बहुत परेशान होते हैं। आए दिन ऐसी कुंडली आती। कल एक लड़की की कुंडली मैंने देखा तो वो फोन पे ही रोने लगी, महाराज 70 लाख मांग रहे, बिहार से फोन था, 70 लाख मांग रहे। इसमें ज्योतिष क्या करेगा यार, 70 लाख दहेज मांग रहे कोई तो, ठीक है। ये तो सामाजिक कुरीति है, सामाजिक कुरीति है। इसको सामाजिक कुरीतियों पे सरकार को, समाज को काम करना चाहिए। कोई व्यक्ति 70 लाख मांगे तो क्या होगा, शादी टूटना ही है। फिर एक लड़के का मुंबई से फोन आया था, उसकी माँ ने फोन करी थी। लड़की डेंटिस्ट है, दांतों की डॉक्टर है। लड़का बोलता है कि महाराज लड़की आधी तनख्वाह देगी मेरे को, मैं बाप को दूंगा। अरे अभी से बार्गेन कर रहा है दुष्ट, अभी से इतनी कंडीशन। कल को लड़की बीमार हो जाएगी तो बोलेगी लड़की बीमार होगी तो मैं आधा लगाऊंगा खर्चा, आधा उसकी माँ देगी। तो ऐसे घटिया लोग आजकल समाज में आ गए, घटिया सोच,
जिससे काफी दुख होता है। ऐसा लगता है कि यार हम कुंडली देख रहे हैं कि सामाजिक जो मनोविकार है वो हमारे पास रोज आता है, तो वो भी मंथन का विषय हो जाता है कि हम कितने सामाजिक मनोविकार से में ग्रसित हैं, हमको कितने सामाजिक मनोविकार हमारे समाज में हैं। और ये चीजें काफी समाज को गलत कर रही है कि 70 लाख कोई दहेज में मांग रहा है, एक कहता है कि साहब तो लड़की जितना कमाएगी उसका आधा मेरे को देगी, मैं बाप को दूंगा। हो सकता है बच्चे लड़की बीमार हो जाए, उसकी पत्नी तो कहेगी आधा मैं उसकी बीमारी में इलाज करूंगा, आधा उसकी माँ करेगी। कितना ये गंदा बात है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से भी हमको बचना चाहिए जो ऐसे बार्गेन करते हैं गंदे गंदे। वही लड़की बता रही थी साहब आजकल तो शहर में चलन हो गया है, बोले बहुत महंगे महंगे घर में रहना पड़ता है, तो हमको प्री मैरिज ऐसी कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती दोनों पे कि आधा तू देगा आधा मैं दूंगी। तो ये तो पूरा व्यापार हो गया, शादी कहाँ हुई। हरे कृष्णा बोल के मैं रखता हूँ। उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।